पेडागोजी के क्वेश्चन थे, उसमें भी फिजिकल एजुकेशन के 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रखे थे। आईसीटी के भी 5 से 7 क्वेश्चन थे। और आर्टिकल्स की बात कर रहे हो, आर्टिकल्स जीके में क्वेश्चन आया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जाता है उसका कौन सा आर्टिकल है, तो स्टैटिक जीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। महाभियोग है वो किस आर्टिकल में? और एक ये धन विधेयक का क्वेश्चन भी आया था कि धन विधेयक को कौन से सदन में पेश किया जाता है। मतलब स्टैटिक जीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे। पेपर बहुत अच्छा गया था। पार्ट बी ज़्यादा इजी आया था उसमें, एंड पार्ट ए जो था इजी भी था एंड डिफिकल्ट भी था। रीजनिंग थोड़ी सी मुझे लगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। हिंदी बिल्कुल इजी आई थी। रीजनिंग भी इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। मैथ्स कैलकुलेटिव था और जीके बिल्कुल इजी थी। अगर किसी ने प्रिपरेशन की है बेसिक स्टैटिक जीके, मेरे पास 5 से 10 मिनट लास्ट में बच गए थे। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने मैथ्स थोड़ा सा मतलब मेरे को कैलकुलेटिव लगा तो मैंने सोल्व नहीं करा, मैंने उसको स्किप करके आगे जंप कर गई। जो पेपर का लेवल था, रीजनिंग थोड़ी सी मुझे लगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। हिंदी बिल्कुल इजी आई थी। रीजनिंग भी इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। मैथ्स कैलकुलेटिव था और जीके बिल्कुल इजी थी। अगर किसी ने प्रिपरेशन की है, बेसिक स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, 5 से 7 बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, अगर बिल्कुल ईजी थे। और पार्ट बी जो है, आज का पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर बहुत अच्छा गया था। पार्ट बी ज़्यादा इजी आया था उसमें, एंड पार्ट ए जो था इजी भी था एंड डिफिकल्ट भी था थोड़ा सा। मैम अगर हम लोग बात करें, कुछ गर्ल्स पूछ रही थी अंदर जाते समय क्या ये कान वाले नाक वाले निकाल के जाना होता है या क्या होता है अंदर? नहीं, अंदर निकलवाए नहीं थे ये। टेप लगा देते हैं। हाँ, हम लोग तो पहले खुद से निकाल के गए थे, पर अंदर शायद नहीं निकाले थे। मैम हम लोग बात करें आज के जैसे साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन थे? एप्लीकेशन बेस्ड थे, थ्योरी बेस्ड थे, कैसे थे? सर एप्लीकेशन बेस्ड भी थे और उसमें एब्रीवेशन बेस्ड भी थे, मतलब फुल फॉर्म्स वगैरह उसमें पूछी गई थी। और मैम अगर मैं बात करूं, जैसे मैम से पूछना चाहूँगा, आप कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप कितने? सर मैंने 172 अटेम्प्ट करे हैं। मेरे पास 5 से 10 मिनट लास्ट में बच गए थे। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने मैथ्स थोड़ा सा मतलब मेरे को कैलकुलेटिव लगा तो मैंने सोल्व नहीं करा, मैंने उसको स्किप करके आगे जंप कर गई। जो पेपर का लेवल था, रीजनिंग थोड़ी सी मुझे लगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। हिंदी बिल्कुल ईजी आई थी। रीजनिंग भी इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। मैथ्स कैलकुलेटिव था और जीके बिल्कुल ईजी थी। अगर किसी ने प्रिपरेशन की है, बेसिक स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, 5 से 7 बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, अगर बिल्कुल ईजी थे। और पार्ट बी जो है उसमें थ्योरी वगैरह का कुछ चक्कर नहीं है, बिल्कुल सारा प्रैक्टिकल बेस है कि आपकी क्या नॉलेज है। मैम मैं अभी आपसे 1-2 क्वेश्चन और पुट अप करूंगा। मैम आप कितने अटेम्प्ट कराए इस वाले पेपर में? सर मैंने किया 160 अटेम्प्ट किए थे मैंने। हाँ। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, थोड़ा सा टाइम का पंचुलेशन आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है इस एग्जाम में? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा। सर टाइम को मैनेजमेंट करने का इसमें यही तरीका है, मैथ्स और रीजनिंग ये 2 चीज़ें टाइम टेकिंग है, इनके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस की है तो वो कर लेगा एग्जाम में। जीके, हिंदी, इंग्लिश कोई टाइम नहीं लेती। अगर आपको आंसर आते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। और इंग्लिश में भी आप जैसे जंबल सेंटेंसेस पूछे जा रहे हैं अरेंज करने वाले, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और वो थोड़े बड़े बड़े आए थे, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी बिल्कुल पेपर इजी था कुल मिला। और हमसे आपसे पूछो मैम, जैसे हम लोग बात करें कि जैसे हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, इंग्लिश वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा और कौन सा सबसे आसान? सर मुझे रीजनिंग का ज़्यादा इजी लगा था। ज़्यादा इजी लगा? हाँ जी। और मैम टफ वाले सेक्शन की हम लोग बात करें, जैसे साइकोलॉजी में कोई टफ लगा हो या इधर 5 पार्ट थे उसमें से कोई टफ लगा हो आपको? सर मेरे अकॉर्डिंग तो साइकोलॉजी में तो नहीं थे इजी, वो मतलब डिफिकल्ट नहीं था उनका लेवल, इजी थे मेरे अकॉर्डिंग। तो आपका माना जाए तो कैसा है आपको? सर मेरे को सबसे ज़्यादा बिल्कुल इजी हिंदी लगी। 18 से 19 क्वेश्चन मेरे 5 से 7 मिनट के अंदर हो गए थे। जो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा थोड़ी रीजनिंग, क्योंकि मेरा टारगेट था रीजनिंग में मैं 20 में से एटलीस्ट 18 कवर कर लूँ। वो थोड़ा टाइम टेकिंग थी क्योंकि उसमें जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे ना, उसमें पैटर्न पता नहीं चल रहा था। और एक क्वेश्चन मिक्स सीरीज का भी आया था, मतलब अल्फाबेट्स दे रखे हैं और उनको सम करके कुछ नंबर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो सीरीज भी मेरे को समझ नहीं आई। 3 से 4 सीरीज के क्वेश्चन रीजनिंग में मुझे थोड़ा टफ लगा। हिंदी सबसे ज़्यादा ईजी थी। मैम अगर हम बात करें, जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन भी होता है पेपर में, जैसे आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता, अमेंडमेंट कभी कभी पूछ लेता, ऐसा कुछ देखने के लिए मिला इस वाले पेपर में? हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन थे उसमें आर्टिकल्स पूछे गए थे। मैम हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है, CDP है और क्लास
क्लासरूम से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन? सर ज़्यादातर पेडागोजी के क्वेश्चन थे, उसमें भी फिजिकल एजुकेशन के 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रखे थे, ICT के भी 5 से 7 क्वेश्चन थे। और आर्टिकल्स की बात कर रहे हो, आर्टिकल्स जीके में क्वेश्चन आया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जाता है उसका कौन सा आर्टिकल है, तो स्टैटिक जीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। महाभियोग है वो किस आर्टिकल में? और एक ये धन विधेयक का क्वेश्चन भी आया था कि धन विधेयक को कौन से सदन में पेश किया जाता है, मतलब स्टैटिक जीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे। जी मैम, ओवरऑल देखा जाए तो आज की प्रेजेंटेशन थोड़ा बता पाएँ कि अंदर बच्चे जो थे 80% बैठे हुए थे, 90%, 100%, कितने स्टूडेंट? सर 100% तो नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी जो मतलब डेस्क थे वहाँ पे सिस्टम थे वो खाली पड़े थे। 90% मान सकते हो आप, 100% नहीं थे। मैम दोनों ने आपने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए। थोड़ा सा मैं 2 मिनट का वो ओवरव्यू जानना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को आपके तरह अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी रणनीति फॉलो कर सकता है, आप बताइए पहले मैम। ये मतलब कैसे क्वेश्चन के लालच में नहीं आना है, या फिर क्या करना है, या फिर जल्दी जल्दी इसके आंसर करना है, फिर उसके बाद में पूरे सेक्शन तक पहुंचना है, कैसे आप अपनी रणनीति बताइए, आपने इतने अटेम्प्ट किए कैसे कर पाएंगे आप? सर मेरी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें मतलब जो क्वेश्चन मुझे पढ़ने में इजी लगे वो मैंने उनको उसी टाइम उनका आंसर दे दिया, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ इन पे सोचने में मुझे टाइम लग सकता है उनको मैंने तो स्लिप करके आगे बढ़ती गई। देन मुझे अगर टाइम लगा उन पर फिर मैंने टाइम दिया दोबारा से वापस आके, मैंने इस तरीके से ही किया था। थैंक यू मैम। अब मैम थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जैसे किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये 4 क्वेश्चन में कर सकता हूँ बट टाइम टेकिंग है, तो उस समय उस बच्चे का क्या डिसीजन होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से उसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आप 4 क्वेश्चन के चक्कर में अपने आगे के क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा और कितना पेपर आपका पेंडिंग है। मैंने मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं दिया और लास्ट में मेरे पास 10 मिनट खाली रही, तो मुझे इससे रिग्रेट फील हुआ कि मुझे मैथ्स के 2 से 4 क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकती थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसमें पेपर में अगर किसी की कोई भी कैंडिडेट पेपर देने जा रहा है तो पहले क्वेश्चन जैसे 20 नंबर का सेट आएगा रीजनिंग का, तो कोशिश ये करो जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हुआ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को समझ नहीं आए, मेरे ऊपर से गए, दिमाग से ऊपर गए, तो मैंने उनको स्किप करके बाकी के जो 15-16 क्वेश्चन थे वो करे और फिर उस पर दोबारा आके पीछे से बैक करके दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी इंप्रूव हो जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे और दूसरे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इससे हमारा मोरल बूस्ट अप ना होकर डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए ये जितना आता है पहले उसको करो। और मेरी एक एडवाइस ये है, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम एस्टिमेशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेपर जहाँ तक है मॉडरेट आ रहा है, कट ऑफ स्ट्रीट कम है और कट ऑफ हाई जाएगी, तो जो एक्यूरेसी मेंटेन करेगा उसका चांस है सिलेक्शन। आपका मानना क्या है इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है लगभग में बताइएगा जितना आपका? सर मेरे हिसाब से मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, उसकी 47 करीब सीट है, तो मेरे हिसाब से और इतने सारे लोग पेपर दे रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन भी टफ है, तो मेरे हिसाब से 140 प्लस कट ऑफ के चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस को एनालिसिस करें 128 130 तो नॉर्मल गई है, वैकेंसी को देखते हुए 140 प्लस कट ऑफ जा सकती है। और सर इसमें अभी ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है सभी बच्चे ज़्यादातर आप जिसका भी अभी रिव्यू लोगे सभी ये कहेंगे पार्ट भी इजी आ रहा है, तो सभी अपनी तरफ से बेस्ट करके आए हैं। ये डिपेंड उस पर करता है कि जो हमारा एग्जामिनर है जो ये पेपर की कॉपी पेपर चेक करेंगे वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग इनमें से क्या ठीक है। पार्ट बी की मैं बता रही हूँ आपको, सेंस के ऊपर बेस है, 2 ठीक है 3 ठीक है। आज के पेपर में ऐसा देखने को नहीं मिला, जो DOE का एग्जाम D++ का हुआ था उसमें क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि इसमें से 2 ठीक है 3 ठीक है। आज ऐसा एक भी क्वेश्चन मेरे को देखने को नहीं मिला, सिर्फ 4 ऑप्शन थे, चारों में से लगभग से 3 पॉजिटिव थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमें चूज़ करना था। ये तो मैम ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। यस सर आप ये कह सकते हो, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। मैंने भी 4 से 5 क्वेश्चन चेंज करके आंसर अपने चेंज करे हैं, तो ये चीज़ मेरे को लगी। मुझे 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जो पॉजिटिव लग रहे हैं और उसमें पूछे कि कौन सा ठीक है, तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, 101% जो श्योर है उस पर कंसीडर करना है। वो हर कोई अपनी थिंकिंग के बेस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करके आया, पर ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कंसीडर करेंगे। मैम आपकी पोस्ट की बात करें, किस पोस्ट के लिए आज एग्जाम था? सर ये D++ MCD PRT वाला है। अगर मैम हम लोग बात करें जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमको ना 50-50% डाउट रहता है क्वेश्चंस पे कि ये 2 तो हो नहीं सकते, बाकी इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में एक बच्चा क्या कर सकता है? सर ये सिचुएशन हर किसी के साथ जनरेट होती है, ये सिर्फ उसके साथ जनरेट नहीं होगी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है।
लगभग मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा, 2 में से रहा, लेकिन ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बुक्स को पढ़ के प्रैक्टिस सेट लगाने से ही होगी। जी सर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पेपर तो सभी के लिए मतलब आसान बता रहे हैं, लेने सिर्फ 45 कैंडिडेट है, तो कंपटीशन तो होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पे है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट होगी, बढ़िया होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, उसके आंसर ठीक निकलेंगे और उसका सिलेक्शन भी होगा। मेरे मैम अगर आज के पेपर के पैटर्न की बात करें तो आपने पेपर दे लिया, एक्सपीरियंस आपको मिल गया कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो 80% 60% पेपर है वो प्रीवियस को रिवाइज कर रहा है या फिर कहीं से जो भी आपको लगता है? सर प्रीवियस से कोई रिवाइज नहीं कर रहा है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए और हो सके तो अगर किसी को मौका मिल रहा है तो अपने एक्सपीरियंस गेन कीजिए। आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों की ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं, सारा प्रैक्टिकल बेस है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक पढ़ ली, उसको मगअप कर लिया और आप अटेंड कर दोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही पॉजिटिव है। आप इसमें से क्या कंसीडर करोगे, ऐसे क्वेश्चन है। एब्रीविएशन के क्वेश्चंस 2 पूछे गए थे, फुल फॉर्म पूछी गई थी, ईवीएस की क्या फुल फॉर्म है, आईसीटी की क्या है, सभी को पता है जो भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन और ये प्याजे का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये था कि कौन सी एज में थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। 4 ऑप्शन थे, वही जो हमारी प्याजे की 4 स्टेजेस होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बुक पढ़ने का ज़्यादा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें थ्योरी के पॉइंट्स पे क्लियर करी थी, ये थ्योरी इसने दी, ये इस ईयर में आई, लेकिन मुझे उसका कोई खास बेनिफिट नहीं लगा। इसके लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपने सेक्शन 1 को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि पार्ट भी है उसका आपको नहीं पता कि किस तरीके के, वो प्रैक्टिकल बेस है। आप अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो प्रैक्टिस से आएगा और बुक्स पढ़ने से आएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मैम अगर फर्स्ट पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो एक आपका स्कोप जी ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि पार्ट भी है वो ज़्यादातर सभी बच्चे कर लेंगे। पार्ट 1 में प्रॉब्लम आती है, किसी की रीजनिंग तो ज़्यादातर बच्चों की ठीक होती है, किसी की जीके वीक होती है, किसी की मैथ्स वीक होती है। तो मैं भी खुद के लिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, पास होते हैं नहीं होते, वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कह सकते सर अभी। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप अपने पार्ट बी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर रीजनिंग मैथ्स वीक है तो उसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 या 2 नंबर से हम सिलेक्शन से पीछे भी हो सकते हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो अपने पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग कीजिए और पार्ट बी में आपके प्रैक्टिकल थिंकिंग पे डिपेंड है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आई होप यू आर सेलेक्टेड 2022, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं मैम ने एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल का पेपर है। आइए थोड़ा सा और स्टूडेंट्स से हम लोग वार्तालाप करें।